नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी बाल भारती। और हिंदी बाल भारती में हम पढ़ेंगे पुरखों की निशानी। बराबर, ये तीसरी इकाई का तीसरा पार्ट है और ये है पेज नंबर 46। बराबर, तो इसमें आप चित्र देख सकते हैं। बराबर, कुछ अजीबोगरीब लगते हैं। आखिर क्या वजह है? चित्र का संबंध एक पाठ के नाम से कैसे? बराबर, तो इसे हम देखते हैं। यहाँ भी चित्र में पेड़ है, यहाँ चित्र में पक्षियाँ हैं और नीचे चित्र पेड़ के साथ मनुष्यों का है। आखिर इन मनुष्य, पेड़ और पक्षियों का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है और कैसे एक नामों के बारे में आया है, पुरखों की निशानी। तो यहाँ देखिए, वाचन का मतलब पढ़ना। पढ़ो और दोहराओ, इसे पढ़ना है, दोहराना है। तो एक बार मैं इसे सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ देता हूँ, इसके बाद फिर इसको हम समझाते हैं। मैं और माँ, मामा जी के यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने गए हुए थे। जब लौट कर आए तो आंगन में लगा नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा था। यह क्या हुआ कहकर माँ वहीं धम्म से बैठकर रोने लगी। मुझे दिल से माँ घर के भीतर आई। पिताजी माँ के सामने सफाई दे रहे थे। लकड़ियों के पटिये निकल आए। मैंने माँ से पूछा था, माँ तुम पेड़ के कटने से इतनी दुखी क्यों हो रही हो? माँ ने कहा, छोटी, तू जब पैदा नहीं हुई थी उसके पहले नीम के नन्हे से पौधे को मैंने आंगन में रोपा था, उसे सींचा था। तो दूसरा पौधा रोप दो माँ, मैंने धीरे से कहा। छोटी, एक पेड़ केवल पेड़ ही नहीं होता, पूरा संसार उसमें रचा बसा होता। क्या मतलब? मैंने पूछा। छोटी, उस पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे, चींटियाँ और चींटे रहते थे। रात में बगुले आकर ठहरते थे। उस पेड़ ने हमें ऑक्सीजन दी। उस पेड़ को, जो हमारे सुख दुख का साथी था, हमने अपने स्वार्थ के लिए काट गिराया। कहकर माँ रोने लगी थी। माँ के बहते आंसू मेरे सीने में जमा हो गए थे। कुछ साल बाद मेरा विवाह हुआ। मेरे ससुर जी मकान बनाना चाह रहे थे। हमारे आंगन में पीपल का एक विशाल पेड़ था। अगले दिन पीपल को काटने वाले आ गए। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं बोली, यह पेड़ नहीं कटेगा। बहू, यहाँ मकान बना रहे हैं, तुम्हारे ही काम आएगा। मेरी सासू जी ने कहा, अम्मा जी, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो दूसरों को उजाड़ कर बनाया जाए। पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। इस पर निवास करते पखेरू कहाँ जाकर बसेंगे? कहते कहते मैं ज़ोर से रो पड़ी। ससुर जी ने कहा, बहुत सच कह रही हो, किसी के घर को उजाड़ कर अपना घर नहीं सजाएंगे। कुछ देर चुप रहकर फिर उन्होंने कहा, बहू, अब तो खुश हो। उत्कर्षा आउटिंग। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी पाठ को लिखने वाला व्यक्ति ये पुरुष है
तो उसे लेखक और लिखने वाला या लिखने वाली कोई स्त्री है तो उसे हम लेखिका बोलेंगे। तो फिलहाल एक पाठ है, पाठ को लिखा हुआ है उत्कर्षा आवटे ने, और उत्कर्षा आवटे ने इस पाठ के माध्यम से पुरखों की निशानी पाठ के माध्यम से दो घटना को बताने की कोशिश की है। एक घटना वह जब वह बिल्कुल छोटी बच्ची थी, और एक घटना वह जब वह बड़ी हो गई थी, उनकी शादी हो गई थी, और दोनों ही घटनाओं का संबंध वृक्षों से है और पक्षियों से है, हमारे पर्यावरण से। बराबर। अब इस पाठ में अभी जहाँ मैं मेरे ये सब आएगा तो आप ये मान के चलिए कि मैं से मतलब लेखिका से है, उत्कर्षा आवटे से। बराबर। तो यहाँ देखिए मैं और माँ, तो मैं से मतलब वही लेखिका यानी उत्कर्षा आवटे जब वह छोटी सी बच्ची थी तब वह और उनकी माँ दोनों लोग मामा जी के यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने गए थे। मामा मतलब माँ का भाई। बराबर। यानी उत्कर्षा आवटे ने लेखिका अपने मामा के घर गई थी, या नानी के घर, या ननिहाल बोल सकते हैं। तो यहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने गए हुए थे। तो गर्मी की छुट्टी आप लोग भी जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, अपने मामा मामी के घर जाते हैं, कभी कभी बुआ फूफा के घर भी जाते हैं, मौसा मौसी के घर भी जाते हैं, या कहीं और भी घूमने जाते हैं। और गर्मी की छुट्टी क्या होती है? स्कूल साल भर की पढ़ाई के बाद परीक्षा हो जाती है, उसके बाद छुट्टी मिल जाती है, और गर्मी में स्कूल जाना नहीं होता तो थोड़ा एक बार कहीं सब जगह घूम फिर लेते हैं, तो एक बार तरोताज़ा हो जाते हैं, अगले साल के लिए अच्छे से हम तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम ऐसा जहाँ भी मौका मिलता है हमें घूमने जाते हैं, और जाना चाहिए। और केवल जाना ही नहीं चाहिए, हमको भी अपने मामा मामी या उनके बच्चों, बुआ और फूफा उनके बच्चों, मौसा मौसी उनके बच्चों, चाचा चाची उनके बच्चों, ताऊ ताई उनके बच्चों, ऐसे भी लोगों को बुलाना चाहिए। बराबर। आपस में इससे क्या होता है, एक दूसरे के साथ समझदारी बढ़ती है, हम एक दूसरे को हमें समझने का मौका मिलता है, और हम इसमें भी कुछ सीखते हैं। ये अपने संस्कार हैं, आना जाना चाहिए, और हो सके तो कहीं अन्यत्र भी जा सकते हैं जहाँ घूमने फिरने की आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन छुट्टियों में आप जहाँ भी जाएं तो आपका मकसद जो है, उद्देश्य सिर्फ छुट्टियाँ बिताना मज़ा करना नहीं होता, बल्कि छुट्टी में आप जाएं तो वहाँ जहाँ जाएं वहाँ से कुछ सीखने की भी कोशिश करें कि वहाँ का धरती क्या है, नदी क्या है, पहाड़ कैसे है, वहाँ के बाज़ार वगैरह कैसे हैं, कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती हैं, कौन कौन से फलों वाले पौधे हैं, वहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जा रहे हैं, किन त्यौहारों में मनाया, आपके घर के और वहाँ के त्यौहारों में क्या अंतर है, बोली भाषा, ये सब जो भी सीख सकें। या अगल बगल कोई इतिहास से संबंधित किले वगैरह हैं क्या, जितना हो सके उतना बड़ों से आप पूछिए, उनसे जानकारी हासिल कीजिए, तो आपको कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ये भी सीखना, घूमिए भी, मज़े भी कीजिए और सीखिए। बराबर। तो ऐसे ही लेखिका उत्कर्षा आवटे अपनी माँ के साथ मामा जी के घर गई थी, और जब मामा जी के घर से लौटकर आई तो देखती क्या है, तो आंगन में लगा नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा था। आंगन का मतलब होता है घर के सामने का खुला हुआ भाग, कहीं कहीं यहाँ, और कहीं कहीं होता है आंगन का मतलब होता है, पुराने ज़माने में कुछ घर ऐसे बनाए जाते थे, चारों ओर घर होते थे, बीच में खुला हुआ भाग होता था, वहाँ भी कभी कभी पेड़ हो जाते थे, लगा दिए जाते थे। तो ऐसे ही लेखिका के घर के सामने एक नीम का पेड़ था, और वो कटा हुआ पड़ा था। और हमारे भारत देश में नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। बराबर। और नीम के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे भी है, गुणकारी है, औषधि वाला पौधा है, और पेड़ों में नीम को जो होता है पौधों का डॉक्टर बोला जाता है, क्योंकि नीम का हर भाग, उसका जड़, तना, शाखाएं,
पत्तियाँ, उसका फूल, फल, बीज सब बहुत ही काम के होते हैं, औषधियों में बनाने में काम आते हैं। और इन सब के साथ जो होता है हमारी संस्कृति जुड़ी है, जो देवी देवता से मान्यताएं हमारे देश में वो भी है। तो पेड़ कटा हुआ पड़ा था और लेखिका की माँ को बिल्कुल बात समझ में नहीं आई, आखिर अचानक ऐसे कैसे हो गया। उन्हें देखते ही बोला यह क्या हुआ, एकदम आश्चर्य हुआ और प्रश्नवाचक भाषा में कहकर माँ वहीं धम्म से बैठकर रोने लगे। पेड़ के कटने से, नीम के पेड़ के कटने से लेखिका की माँ बहुत दुखी हो गई थी। आखिर वजह क्या है? और यदि हमारे देश में पेड़ के कटने की वजह से इस तरह से लोग दुखी हो तो निश्चित रूप से हमारा देश और हरा भरा हो जाएगा और प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो सकती है। माँ कैसे भी करके बुझे दिल से, मतलब मुहावरा है, बहुत निराशा के साथ, बहुत उदास मन से घर के भीतर अंदर चली गई और पिताजी माँ के सामने सफाई दे रहे थे, यानी नीम के पेड़ के कटने के फ़ायदा गिना रहे थे। शायद उनको इस बात का एहसास हो गया था कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि नीम के पेड़ के काटने से उनकी पत्नी यानी उत्कर्षा आवटे की माँ इतनी दुखी भी हो सकती है, बराबर। इसीलिए कैसे भी वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लकड़ियों के पटिए निकल आए। पटिए होते पटरी, लकड़ी के पटरी जो होते बहुत सारे काम होते हैं, जैसे खिड़की बनवाने में, दरवाजे बनवाने में, गांव में तख्त वगैरह बनवाने में तमाम काम होते हैं, कुर्सी मेज़ भी बनवाने में काम आ जाते हैं। इस तरीके से वह लकड़ी के पटिए निकल आने की बात करके माँ को सांत्वना देना चाहते थे, समझाना चाहते थे कि मैंने जो नीम का पेड़ कटवाया है कोई गलत नहीं किया, है तो फ़ायदे की बात है, ताकि वो दुखी न हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन लेखिका चूँकि छोटी बच्ची थी, सारी बात शायद वह समझ न पाती हो आप लोगों की तरह कि आखिर एक पेड़ के कटने से कोई इतना दुखी भला कैसे हो सकता है, आखिर उसकी वजह क्या है। तो आप पढ़ते लिखते आप समझते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ नहीं तो हम भी नहीं। इसीलिए लेखिका ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ तुम पेड़ के कटने से आखिर इतनी दुखी क्यों हो रही हो, आखिर इस पेड़ में इतनी क्या खास बात है, बराबर, कितनी उदासी की वजह आखिर क्या हो सकती है। लेखिका की माँ ने उसे कहा, छोटी, गांव में लोगों सही नाम न लेकर के छोटे बच्चों के ऐसे कुछ भी नाम रख देते हैं, वैसे ही शायद लेखिका की माँ ने लेखिका को उस समय छोटी बोलते थे। बोले, छोटी तू जब पैदा नहीं हुई थी उसके पहले नीम के नन्हे से पौधे को मैंने आंगन में रोपा था, यानी लेखिका उसमें पैदा भी नहीं हुई थी तब लेखिका की माँ ने उस नीम के नन्हे से पौधे को आंगन में रोपा। रोपना माने लगाया था। और आपको मालूम होगा कि छोटे छोटे पौधों को भी क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों की तरह उनकी देखभाल करनी पड़ती है। और उन पौधों की केवल देखभाल ही नहीं, उनको भी जैसे आप छोटे बच्चों को उनको खिलाना पिलाना नहलाना, उनको हर तरह से देखभाल, अच्छे संस्कार सिखाने होते हैं, वही हाल छोटे छोटे पौधों के साथ भी होता है। पौधों की देखभाल कैसे की जाती है और उनको खिलाना, पौधों के कुछ खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें नहीं, लेकिन पौधों को सूखने से बचाने के लिए उन्हें पानी देना पड़ता है, उनको सिंचाई करनी पड़ती है समय समय पर, क्योंकि छोटे छोटे पौधों की जड़ें इतनी गहरी नहीं होती कि वे ज़मीन के अंदर से पानी को अवशोषित करके अपने आप को जीवित रख सकें। बड़े लोग जैसे होते हैं, देखिए, हर ढंग से काम करके खुद को जीवित रख सकते हैं, लेकिन छोटे लोगों के साथ ऐसा संभव नहीं। दूसरी है, पेड़ों की देखभाल करनी पड़ती है। पेड़ को आप देखभाल नहीं करेंगे छोटे पेड़ों को तो प्राणी, गाय भैंस भेड़ बकरी, ऐसे जो पेड़ पौधों की पत्तियां खाने वाले प्राणी उसको खा जाएंगे। इसलिए जो है हर छोटे पेड़ों की क्या होता है, प्राणियों से देखभाल करनी पड़ती है और शरारती मस्तिष्क और बच्चों से भी उनकी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ शरारती मस्तिष्क और बच्चे होते हैं, क्या होता है, वो पेड़ को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं ऐसे ही बिना किसी मतलब के। या कभी कभी लोग जब नीम का पौधा है तो नीम का दातुन का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही तोड़ लेंगे। तो किसी भी पौधों के छोटे छोटे बच्चों से भी उनको देखभाल करनी पड़ती है कि कोई पौधे को ऐसा कहीं नोच कर फेंक न दे, और उनको भी सही संस्कार, पेड़ों को आगे ऊपर बढ़ने में मदद करनी पड़ती है।
अभी कुछ पेड़ होते हैं जब छोटे होते हैं तो देखिए बहुत नीचे ही उनमें शाखाएं निकल कर के चारों ओर फैलने लगती है। लेकिन आपको पेड़ को आप चाहते हैं कि पेड़ों की थोड़ा लंबाई हो, ऊंचे जाए, तो पेड़ की जो अनावांछित जिसको हम चाहते नहीं उनको काट के अलग करना पड़ता ताकि पेड़ ऊंचे जाए। इस तरीके से पेड़ को भी छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, उसे सही संस्कार देने पड़ते हैं। यह समझाया उसकी माँ ने, लेकिन इतना लेखिका के माँ के समझाने के बाद भी लेखिका को शायद पूरी बात समझ में तभी भी नहीं आई। इसीलिए लेखिका बोलती माँ इसमें दूसरे क्या हो सकता है, तो दूसरा पौधा रोप दो, दूसरा लगा दो, बात खत्म। लेकिन यह बात लेखिका ने काफ़ी धीरे से कहा था अपनी माँ से। शायद कुछ समझ रही होगी, कुछ ना समझ रही होगी, लेकिन माँ के दुखी होने से वह उदास थी, इसलिए बोला। माँ ने फिर समझाया, छोटी एक पेड़ केवल पेड़ नहीं होता, ये जो पेड़ तुम बता रही सिर्फ पेड़ को पेड़ के नज़रिए से मत देखो, बल्कि पेड़ में क्या होता है उसमें पूरा संसार रचा बसा होता है, पूरी दुनिया होती है किसी की। और ये बहुत बड़ी बात लेखिका की माँ ने लेखिका को बोला था, और यह बात भी लेखिका को समझ में नहीं, इसीलिए उन्होंने पूछा कि क्या मतलब है कि संसार उसमें कैसे रचा बसा हो सकता है। लेखिका ने पूछ लिया। फिर लेखिका की माँ ने उन्हें समझाया, छोटी उस पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे। आप भी देखेंगे जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आप उन पेड़ों पर पाएंगे कि चिड़ियों के घोंसले होते हैं। कुछ घोंसले पेड़ों के एकदम ऊपर वाली टहनियों में होते हैं। दर्जन पक्षी ऐसे होती है, कुछ पेड़ों में पत्तियों को सिल करके घोंसला बना लेती है, कुछ उनकी टहनियों में लटके हुए होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं पेड़ों की शाखाओं में घोंसले बनाते हैं, उनमें होल करके छिद्र बना करके, जैसे कठफोड़वा और तोता है ना। तो तोता घोंसला बनाता नहीं, मिल जाता है ऐसे बना हुआ, जिसे कोटर बोलते हैं। तो उनके भी उसमें अंडे बच्चे होते हैं चिड़ियों के। लेकिन पेड़ काटने के पहले या बाद में कोई ध्यान नहीं देता कि उस पर चिड़िया हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके अंडे हो सकते हैं। वो पेड़ों को काटने से नष्ट होंगे। तो सोचो किसी व्यक्ति मनुष्य के यदि इस तरह से बच्चे को गिर जाए, चोट लगे, तो उनके बच्चों को लगने पर लेकिन उन पशुओं पक्षियों को तो दुख होता होगा ना। इसके अलावा भी उन पेड़ों के जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के छाल में चींटियाँ होती हैं, चींटे होते हैं, और भी दूसरे प्रकार के कीड़े मकोड़े जीव हो सकते हैं। इसके अलावा रात में बगुले आकर ठहरते हैं। बगुला एक बड़ा पक्षी होता है। बगुला एक पक्षी होता है, और वो प्राय आप कभी भी तालाब वगैरह पे जाइए तो तालाब वगैरह के किनारे आपको प्राय देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल सफ़ेद रंग का पक्षी होता है और लगभग 1-1.5 फीट की ऊंचाई वाला होता है। और जब आप उसे देखेंगे तो जहाँ तालाब वगैरह के किनारे में बड़ा कभी कभी एक पैर पे ही खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत, ऐसे लगता है जैसे उसमें जान न हो। तो शांत इसलिए रहता है कि वह मछलियों को पकड़ करके खाता है, तो ये हिलता डुलता नहीं, मछलियाँ उसके पास अनजाने में आ जाती, जैसे उसके पास पहुँचती वो खा जाता है। तो बगुले आकर वहाँ के रहते हैं, तो जाहिर सी बात है बगुलों का भी वो घर होगा। इसके अलावा पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। हमने आपको परिसर में बताया है, बार बार बताया है कि मनुष्य को जीने के लिए जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं उनमें से हवा भी है, और उस हवा में ऑक्सीजन भी एक गैस है। और ये ऑक्सीजन ही हमारे पर्यावरण में जो भी बहुत सारी गैसें होते हैं उनमें से ऑक्सीजन शरीर को ली जाती है, और इस ऑक्सीजन के चलते ही जीवित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से केवल हम मनुष्य नहीं, दूसरे अन्य प्राणी भी, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और प्रदूषण को कम करने में पेड़ बड़ी मदद करते हैं। ये भी होता है उस पेड़ का जो हमारे सुख दुख का साथी ही था। और ये पेड़ ऐसे पेड़ होते हैं, मैंने पहले बोला कि हमारे देश में पेड़ों की पूजा की जाती है। तो हर तीज त्यौहार में लोग, या गांव में आप देखेंगे लोग पेड़ों के नीचे ही आकर के गर्मी के मौसम में उसकी छाया लेते हैं, उसके नीचे बैठते हैं, है ना। पेड़ों की पूजा भी की जाती है अलग अलग तरह से। तो हर सुख दुख का वह गवाह रहा है, साथी रहा है। और हमने क्या किया? हमने यानी लेखिका के पिताजी ने अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ मतलब अपने फ़ायदे के लिए काट गिराया। इतना कहकर लेखिका की माँ एक बार फिर रोने लगी थी।
लेकिन ये घटना जो भी हुई इस घटना से लेखिका के ऊपर काफ़ी असर पड़ा, प्रभाव पड़ा। उस समय बिल्कुल भले ही लेखिका बिल्कुल छोटी थी, लेकिन माँ के बहते आंसू हमेशा हमेशा के लिए उसके सीने में जमा हो गए। सीने में जमा हो गए मतलब उसके दिमाग में बात एकदम बैठ गई, हमेशा उसके दिल दिमाग में बात बैठ गई कि आखिर माँ के रोने की वजह क्या है। एक कटा हुआ पेड़। और लेखिका जैसे जैसे बड़ी होती गई और पढ़ाई करती गई तो शायद उसको पेड़ों के बारे में और अच्छी समझ हो गई होगी कि आखिर हमारे लिए पेड़ कितने महत्वपूर्ण क्यों है और हमें क्यों पेड़ों को अधिक से अधिक बचाना चाहिए। बराबर, ये पेड़ नहीं तो हम नहीं। अब लेखिका के जीवन की एक अलग घटना थी। अब जो पैराग्राफ है लेखिका के जीवन की अलग घटना का है। कुछ साल बाद मेरा विवाह हुआ। मेरा से मतलब यहाँ लेखिका का। कुछ साल के बाद पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद लेखिका की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद लेखिका के ससुर जी, ससुर से मतलब होता है हर लड़की के लिए जिसकी शादी हो गई है, जिस लड़के से शादी होती है लड़की की, वह लड़का उसका पति होता है। और हर लड़का जिस लड़की से शादी होती है वह लड़की उसकी पत्नी है। बराबर। तो ससुर से मतलब होता है हर शादीशुदा लड़की के पति का पिता लड़की का ससुर कहलाता है। और लड़की की जिस लड़के से शादी हुई उसकी माँ उसकी जो होती है सास कहलाती है। और ठीक ऐसा ही लड़के के लिए भी होता है। लड़के का जिस लड़की से शादी होती है यानी वो उसकी पत्नी, और उसकी पत्नी के पिता उसके ससुर होते हैं लड़के के, और लड़की की माँ जो होती है उस लड़के की सास होती है। तो दोनों के माता पिता एक दूसरे के सास और ससुर होते हैं। तो लेखिका जो है उत्कर्षा आवटे की शादी होने के बाद उसके ससुर यानी उसके पति के पिताजी एक मकान बनाना चाह रहे थे, और मकान बनाने के लिए पेड़ काटना था। और उसके भी आंगन जो पुराना घर था, पहले से मौजूद घर था, उस घर के आंगन में एक पीपल का विशाल पेड़ था। तो पीपल विशाल माने बहुत बड़ा, वैसे भी पेड़ पीपल वगैरह के पेड़, पीपल और बरगद के पेड़ बहुत बड़े होते भी हैं। तो बहुत विशाल पेड़ था। और एक दिन जब घर बनाना था तो उनके ससुर ने फिक्स कर दिया था, अगले दिन पीपल को काटने वाले आ गए। बराबर। तो पेड़ों को जो काटता है या पेड़ों को जो काटने वाला, आप खुद काट लिए वो अलग बात है, लेकिन जो पेड़ों वगैरह को काटने का काम करते हैं उन्हें लकड़हारा बोला जाता है। तो ऐसे ही अगले दिन पीपल को काटने वाले आ गए। और जब मुझे मालूम हुआ, मुझे मतलब लेखिका उत्कर्षा आवटे को जब पता चला, तो उन्होंने बोली यह पेड़ नहीं कटेगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, उन्होंने पेड़ को ही चिपक गई, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से ही चिपक गई और पेड़ काटने के लिए उन्होंने मना किया। जब यह बात लेखिका की सासू को पता चला तो उन्होंने लेखिका की सासू ने लेखिका को समझाने की कोशिश किया। बहू, बेटे की पत्नी को बहू बोला जाता है। तो लेखिका की सासू ने लेखिका से बोला, बहू यहाँ मकान बना रहे हैं यानी घर बना रहे हैं, और यह घर तुम्हारे ही काम आने वाला है। हम लोग तो ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे, तो ये काम तो तुम्हारा ही है। तो फिर तुम नहीं बनाने दोगी पेड़ काट के, तो कैसे काम चलेगा। लेखिका यानी मेरी यानी लेखिका की सासू जी ने कहा, लेखिका ने अपने सासू को समझाया, कहा अम्मा जी मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, ये ऐसा घर है बनने वाला है जो दूसरों को उजाड़ कर बनाया जाए। बराबर। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो दूसरों को उजाड़ करके अपना भला करने वाले का कभी भला नहीं हो सकता। अब यहाँ कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। यह पीपल का पेड़ केवल पक्षियों का घोंसला भर नहीं है, या कुछ पक्षी इस घोंसले पर ही नहीं आते हैं, बल्कि यह पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। पुरखों यानी पूर्वज, और पूर्वज का मतलब हम लोग जिसके बच्चे हैं वे लोग अब इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन वो है यानी हमारे दादाजी, दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, यानी हमसे ऊपर वाले जो भी हैं, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी जो इस दुनिया में अब नहीं है, उन सबको हम बोलेंगे पुरखों या पूर्वज। उसकी एक निशानी है, क्योंकि वो लोग लगाए थे पेड़, कभी लगाए होंगे, उसको पाल पोस कर पेड़ को बड़ा किया है, और आज आप उसे काट रहे हैं। ये तो वही उसके दुख दर्द को समझ सकता है जो उसको लगाया है।
यह हमारे पुरखों की निशानी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस पेड़ को काटा जाए। इसके अलावा इस पर निवास करते हैं, निवास माने रहते हैं, पखेरू माने पक्षी, चिड़िया। और इस पर जो आज बेचारे चिड़िया पक्षी सब अपना घर घोंसला बना करके रह रहे हैं, उसके तने में बिल बना के रह रहे होंगे, तो आखिर में जाएंगे कहाँ बेचारे? उनके अंडे बच्चों का भी क्या होगा? ये सब कहते कहते मैं यानी लेखिका उत्कर्षा आवटे, लेखिका जोर जोर से बेचारी रो पड़ी। उसके ससुर जी यानी लेखिका उत्कर्षा आवटे के पति के पिताजी ने जब यह सब बात देखा तो उन्होंने सोचा कि बात सही है, बहू बिल्कुल सच कह रही है, किसी के घर को उजाड़ कर अपना घर नहीं सजाएंगे, नहीं बनाएंगे। हम जो है पेड़ कटेगा तो निश्चित रूप से पक्षियों के घर उजड़ेंगे। कुछ देर चुप रह करके फिर उन्होंने कहा ठीक है बहू, अब तो खुश हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है। हमारे लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है, तो हमें पेड़ों को किसी भी कीमत पर काटना नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई विकल्प नहीं बच रहा है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जहाँ भी खाली जगह पड़ी हो वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और केवल पेड़ लगाकर हमें भूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन पेड़ों को लगाने के बाद हमें, जैसे मैंने पहले ही बोला, उन पेड़ों को समय समय पर उनकी सिंचाई करते रहना चाहिए, पानी देते रहना चाहिए, और छूटे हुए जानवरों से और दुष्ट बच्चों से भी उन्हें बचाना चाहिए कि कोई बच्चा उसे उखाड़ न ले। और तब तक उन्हें पानी देना जब तक वो इतने बड़े न हो जाए वे खुद अपनी जड़ों से ज़मीन के अंदर से पानी खींच सकें, और उन्हें तब तक बचाना जब तक वे इतने बड़े हो जाए कि कोई उनको कितना भी उखाड़ना चाहे, तोड़ना चाहे, कैसे भी करके, तो वे बेचारे उखड़े नहीं, टूटे नहीं, किसी तरह से उनका नुकसान ना हो। इस तरीके से हमें अपने अगल बगल परिसर हर जगह जहाँ भी जैसा संभव है पेड़ों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ में दूसरों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए कि वह भी अधिक से अधिक पेड़ लगाए और पर्यावरण को बचाए। अभी इस पार्ट में देखिए कुछ विराम चिन्ह बहुत सारे आए हैं, हमने आपको विराम चिन्हों को बताया है, यहाँ फिर एक बार हम बता देते हैं विराम चिन्हों के बारे में। देखिए यहाँ पहला जो विराम चिन्ह है अल्प विराम है, अल्प विराम का मैंने बोला है, और ये जो चिन्ह है पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का मतलब होता है वाक्य पूरा हो गया, यहाँ थोड़ा ज़्यादा पढ़ते समय, वाचन करते समय हमें ज़्यादा समय रुकना होता है, और अल्प विराम में उसके चौथाई भाग के समय तक रुकना पड़ता है, बराबर। फिर इसी ढंग से जब किसी वाक्य में कोई एकाध शब्द आपको कुछ अच्छा बताना पड़ता है, यहाँ देखिए एक अल्प विराम की उल्टा चिन्ह लगा हुआ होता है, और यहाँ फिर सीधा लगा, लेकिन ये ऊपर लगा होता है। अल्प विराम नीचे होता है लेकिन ये ऊपर होता है, उल्टा होता है। इस तरीके के कुछ खास बताने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसको हम एकल अवतरण चिन्ह बोलते हैं, बराबर। एक है इसके लिए एकल अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं, लेकिन एकल अवतरण चिन्ह के पहले जो सेंटेंस दिया गया होता है उससे संबंधित यदि कोई विराम चिन्ह आएगा तो पहले उसको लगाएंगे, बाद में एकल अवतरण चिन्ह लगा के बंद करेंगे। जैसे यह क्या हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए देखिए यहाँ पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, उसके बाद एकल अवतरण चिन्ह लगा बंद करेंगे, बराबर। आगे देखिए यहाँ भी पूर्ण विराम है, यहाँ भी पूर्ण विराम है। यहाँ जब कोई कुछ कहता है और जितनी देर तक कहता है, जितनी बात कहता है, उसे डबल यानी दोहरा, दो चिन्ह देखिए यहाँ, उसे दोहरा अवतरण चिन्ह बोलते हैं। दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू है, उल्टा करके लगाया गया, शुरू है। कोई कुछ कहता है तो जितनी बात कहेगा पूरा का पूरा उस दोहरे अवतरण चिन्ह के अंदर आएगा, यानी यहाँ से शुरू है और उसको शुरू करने से पहले उसके अल्प विराम लगाना जरूरी होता है। जैसे पिताजी माँ के सामने सफाई दे रहे थे, यहाँ देखिए अल्प विराम, अब जो कुछ उन्होंने कहा है लकड़ियों के पटिए निकल आएंगे, तो पहले पूर्ण विराम, ये लकड़ियों के पटिए निकल आएंगे, सीधा सीधा वाक्य पूर्ण विराम, फिर उद्धरण चिन्ह लगा के ख़त्म, बराबर। फिर मैंने माँ से पूछा था, अब यहाँ फिर माँ ने कुछ कहा है, तो जो कुछ कहा है वो इन्वर्टेड दोहरा अवतरण चिन्ह में होगा, तो उसके पहले दोहरा अवतरण चिन्ह लगाने के पहले नीचे यहाँ अल्प विराम लगाएंगे। अब दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू। अब यहाँ माँ यहाँ संबोधित कर रही है, माँ को कह रही है, तो इसलिए माँ कहा तो फिर अल्प विराम लगेगा। तुम पेड़ के कटने से इतनी दुखी क्यों हो रही हो, ये प्रश्न पूछ रहे हैं।
तो फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, और फिर चूँकि ये कह रही है इसीलिए दोहरा अवतरण चिन्ह यहाँ बंद करेंगे। बराबर। इस तरीके से इसमें जो है विराम चिन्ह है। और एक यहाँ देखिए नया है रचा बसा। मैंने आपको बताया कि हिंदी में जब एक ही शब्द दो बार आते हैं लगातार तो वहाँ चिन्ह लगाया जाता है, इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। या तो एक दूसरे के विलोम होते हैं या उससे थोड़ा तुकांत वाले शब्द होते हैं, रचा बसा जोड़ी वाले शब्द होते हैं, वहाँ भी इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, योजक चिन्ह। बराबर। बाकी सारे चिन्ह लगभग वैसे ही हैं और कुछ अलग बाकी नहीं दिख रहा है। ओके, हम अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कहते कहते ये भी दो शब्द रिपीट किया गया, इसलिए यहाँ भी जो चिन्ह लगा है योजक चिन्ह है। और यहाँ देखिए एक चिन्ह लगा करके लेखिका का नाम लिखा गया, इसे निदेशक चिन्ह बोलेंगे। यहाँ शब्द एक नहीं है, ये निदेशक चिन्ह है और जबकि ये योजक चिन्ह। ओके, अब देखिए प्रश्नोत्तर है, इस स्वाध्याय से पाठ से संबंधित है। सूखे और गीले कूड़े के अंतर के बारे में सुनाओ। सूखा और गीला कूड़ा ये दोनों अंदर है। सूखा कूड़ा किसको बोलते हैं, गीला कूड़ा किसको बोलते हैं। गीला कूड़ा वे कूड़ा होते हैं जो पानी पड़ने पर सड़ जाते हैं, बराबर, और उससे मक्खी मच्छर पड़ते हैं। तो जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, रोटी है, चावल है, दाल है, बिगड़ा हुआ दूध है, बराबर, जो भी चीज़ पानी पड़ने से सड़ जाए, बास आए, वो सब गीले कपड़े कूड़े होते हैं, जिनको हमें अलग करके रखना चाहिए। और अगल बगल जो होते हैं देखिए कचड़े लेने वाले आते हैं, उनको आप दीजिए, वो लोग कचड़े की गाड़ी में डाल देते हैं और कचड़े की गाड़ी से दूर चला जाता है। इससे खाद बनाई जाती है और यह खाद जो होता है बाद में किसानों को दे दिया जाता है और उनके खेतों में डाला जाता है, या जहाँ गार्डन वगैरह होते हैं बगीचे के पौधों को देने के काम आता है। इससे पौधे की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। और गांव के लोग जो कूड़े होते हैं उनके घर के पास, घर से थोड़ी दूर पर एक गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे में डाल देते हैं तो सड़ जाते हैं, उससे भी खाद बन जाती है और वो भी खेतों में डाले जाते हैं। सूखे कूड़े वे कूड़े हैं जो सड़ते नहीं हैं, पानी पड़ने पे सड़ते नहीं हैं और उनका उपयोग फिर से किया जा सकता है, और इसलिए वो सूखा कूड़ा है। और ना भी उपयोग किया जाए तो आपको अगल बगल देखिए वो भंगार वाले आते रहते हैं, उनको आप दे दीजिए तो उनको आपको बदले में पैसे देंगे। तो आखिर ये सूखे कूड़े क्या है, तो समाचार पत्र या आपकी किताब कापी भी, ये समाचार पत्र किताब कापी गीले कूड़े में भी आएगा, पानी में डालोगे तो सड़ेगा ही, लेकिन ये सूखा है तो आप भंगार वालों को दोगे तो लोग ले लेते हैं। तो समाचार पत्र क्या होता है, वो फिर से जाता है, उसमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर से पेपर छप करके आ जाते हैं। और या समाचार पत्र के कुछ लिफाफे बनाए जाते हैं जिसमें सामान वगैरह लोग खरीदते देने के काम आता है, लेकिन उसका फिर से उपयोग होता है। इसके अलावा घर में आपकी प्लास्टिक का आजकल उपयोग होता है। हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल होती है, प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती हैं, प्लास्टिक के मेज़ होते हैं, और भी दूसरी चीज़ें घर में प्लास्टिक की हो सकती हैं, बराबर। ये प्लास्टिक को क्या करना है, इधर उधर आप मत फेंकिए, उनको इकट्ठा रखिए, उनको भंगार वाले को दीजिए, वो फिर से जो है गला करके फिर नई चीज़ बना करके आती है। तो भंगार वाले को देंगे तो भंगार वाले आपको पैसा देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मोबाइल वगैरह होते हैं, या मोबाइल का चार्जिंग होता है, वायर होता है, तार होता है, घर में खीले वगैरह ठोकने वाले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलती नहीं है। इन चीज़ों को हमें क्या करना है, अलग से रखना है, और कभी कभी अपने घर में फिर से उपयोग में आ जाती है। और ना भी आए जैसे भंगार वाले को दीजिए और भंगार वाला आपको बदले में पैसा देंगे। इसलिए आप सूखे और गीले कूड़े दोनों को अलग अलग कीजिए, और ये भी हमारे पर्यावरण को बचाने में एक तरीका है। ओके, आगे प्रश्न है, मामा जी के यहाँ से लौटकर आए तो क्या हुआ था। ये प्रश्न है। यहाँ देखिए पहली लाइन में, मैं और माँ यानी लेखिया और माँ मामा जी के यहाँ से यहाँ लौट कर जब आए तो आंगन में लगा नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा, बराबर। फिर देखिए पिताजी माँ के सामने क्या सफाई दे रहे हैं, बराबर। इसका उत्तर यहाँ है, देखिए पिताजी माँ के सामने सफाई दे रहे थे। इन लकड़ियों के पटिए निकल आएंगे, बराबर।
तीसरा है उस पेड़ पर कौन कौन से प्राणी रहते थे। बराबर। तब यहाँ देखिए लेखिका की ने माँ ने बताया था कि उस पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले, चींटियाँ, चींटे और रात में बगुले। यानी यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है उस पेड़ पर कौन कौन से प्राणी रहते थे, आप बता सकते हैं उस पेड़ पर चिड़िया, चींटियाँ, चींटे और बगुले जैसे प्राणी पक्षी रहते थे। पीपल का पेड़ किसकी निशानी है? यहाँ देखिए यहाँ बताया गया है कि पीपल के पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। जो लोग अभी दुनिया में नहीं है उन लोगों ने लगाया है, पौधा जीवित है। आगे देखिए ससुर जी ने क्या कहा, उनको सुन करके क्या कहा ससुर जी ने, यह बोला देखिए ससुर जी ने कहा बहू सच कह रही है, किसी के घर को उजाड़ कर हम अपना घर नहीं सजाएंगे। बराबर। आगे कोई एक नीति परक कविता पढ़ो। नीति परक से मतलब होता है जो नियम के हिसाब से हो, कुछ भलाई वाले, ये किसी का अच्छा न कर सको तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। बराबर। ऐसी कहानियाँ हैं। अब देखिए किसने किससे कहा, ये लिखना है। पहला है लकड़ियों के पटिए निकल आएंगे, किसने कहा। बराबर। अब यहाँ देखिए कौन बोला, लकड़ियों के पटिए निकल आए, किसने कहा। पिताजी ने माँ के सामने सफाई दे रहे थे। यानी ये वाक्य जो है पिताजी ने लेखिका की माँ से कहा है। माँ तुम पेड़ के कटने से इतनी दुखी क्यों हो रही हो। तो एक किसने कहा है, छोटी यानी लेखिका उत्कर्षा आवटे ने, और अपनी माँ से कहा हमने अपने स्वार्थ के लिए काट गिराया। बराबर। यहाँ है हमने अपने स्वार्थ के लिए काट गिराया, एक कहकर मार होने लगी। यानी इसने किसने कहा, माँ ने कहा। किससे कहा, छोटी से कहा, यानी लेखिका से, क्योंकि वही प्रश्न पूछ रही थी वही जवाब दे रही। बहू यहाँ मकान बना रहे हैं, किसने कहा, ये देखिए बहू यहाँ मकान बना रहे हैं, तुम्हारे ही काम आएगा, मेरी सासू जी ने कहा। यानी ये किसने कहा, सासू जी ने कहा। किससे कहा, बहू यानी लेखिका बनी उत्कर्षा आवटे से कहा। आगे अम्मा जी पीपल का पेड़ हमारे पुरखों की निशानी है। तो किसने कहा, बहू यानी लेखिका बनी उत्कर्षा आवटे ने कहा है, और अपनी सासू माँ से कहा है। बराबर। ये हुआ। अब आगे देखिए यहाँ पे कुछ अलग तरह के चित्र दिए गए हैं। चित्र देखकर प्रत्येक हिस्से के व्यवहारिक गणितीय आकारों के नाम लिखो। ये चित्र देख रहे हैं, ये तरबूज का चित्र है, और ये तरबूज का जो है कटा हुआ भाग अलग अलग तरीके से दिया गया है। इसमें जो तरबूज है, एक कोई भी तरबूज, केवल तरबूज ही नहीं, कुछ भी ले लीजिए, किसी भी चीज़ को 4 बराबर भागों में काटिए, और 4 बराबर भागों में काटने के बाद उनमें से जो एक भाग होगा उसी को हम 1/4 बोलेंगे, और गणित की भाषा में हम इसे बोलते हैं 1/4। यानी किसी एक चीज़ का 4 बराबर भाग किया गया है, उसमें से एक भाग, उसी को हम इस तरीके व्यवहारिक भाषा में बोलेंगे 1/4 या पाव। किसी भी चीज़ को 4 बराबर भागों में काट करके एक भाग को हम पाव भी बोलते हैं। बराबर। तो 1/4 यानी पाव, यानी 1/4। बराबर। किसी भी एक चीज़ को ले करके उसे बराबर 2 भागों में काटना, बराबर 2 भागों में काटने को हम बोलते हैं आधा। क्या बोलते हैं, आधा। और उसे गणित में बोलते हैं 1/2। यानी किसी एक चीज़ के 2 बराबर भागों में काटने के बाद उसमें से एक भाग, ये हुआ आधा। और ये इसमें से भाग काट के यहाँ से निकाला गया है। इसमें क्या, किसी भी एक चीज़ को 4 बराबर भागों में काटिए, और उस 4 बराबर भागों में से 3 भाग जो रहेगा उसे हम गणित की भाषा में बोलेंगे 3/4।
3/4 का मतलब कि किसी एक चीज़ के 4 बराबर भाग किए गए हैं, उन 4 में से 3 भाग, उसे 3/4 बोलेंगे। और उसे व्यवहार की भाषा में बोलेंगे पौन भाग। क्या बोलेंगे? पौन भाग। पौन भाग का मतलब होता है, पौन भाग का मतलब होता है पूरा होने में पाव भाग कम, यानी पूरा होने में इसके 4 बराबर भागों में से 1 भाग कम, बराबर। अब आगे यहाँ देखिए, कोई एक चीज़ पूरी हो, कोई एक चीज़ पूरी हो और एक चीज़ का 4 बराबर भागों में से 1 भाग, तो पूरा 1 और 4 बराबर भागों में से करके उसमें से 1 भाग, दोनों को मिला करके हम बोलेंगे सवा। एक्चुअल में ये 1.25 है, लेकिन हम व्यवहार की भाषा में सिर्फ क्या बोलते हैं? सवा। इसके बाद जो भी होगा, जैसे 2 और पाव भाग है तो 2.25, 3 और पाव भाग है तो 3.25, 4 और पाव भाग है तो 4.25, 5 और पाव भाग है तो 5.25, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। यानी केवल पाव इतना ही है तो मुझे पाव भाग, लेकिन यह पाव भाग किसी और के साथ जुड़ जाएगा तो 1 है तो सिर्फ सवा, यानी 1.25, 2 है तो 2.25, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये आधा भाग केवल इतना ही है, किसी एक चीज़ के 2 बराबर भागों में से काटने के बाद एक केवल है तो केवल आधा, तो आधा बोलेंगे। लेकिन किसी एक पूरा और उसके साथ आधा है तो हम उसे 1.5 बोलते हैं, बराबर। 1 और आधा को हम बोलेंगे 1.5, 2 और आधा को हम बोलेंगे 2.5, 3 और आधे को हम बोलेंगे 3.5। उसके बाद उसी क्रम में 4 और आधा को 4.5, 5 और आधा को 5.5, 6 और आधा को 6.5, इसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा, बराबर। यहाँ ये 2.5 दिया गया है, पौन का दिया नहीं, इसी ढंग से पूरा एक कोई एक पूरा 1 है, उसमें से पाव यानी 4 भाग में से 1 भाग निकाला गया तो उसे हम पौन बोलते हैं। एक्चुअल 1.25 होता है। पौन का मतलब पहले मैंने बोला है कि पाव भाग का। इसी ढंग से 1 पूरा और 1 पौन हो तो हम उसे बोलेंगे 2.25। 2 और पूरा 2 हो और पौन हो तो 3.25, 3 पूरा हो और पौन हो तो उसे 3.25, समझ आया। 5 पूरा हो और पौन भागे हो तो हम उसे 6.25 बोलेंगे। इस ढंग से हम आधा, पाव, पौन, सवा, 1.5, 2.5 ये सब हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा नीचे लास्ट प्रश्न है, कोई पौधा बार बार मुरझा रहा है तो तुम क्या करोगे बताओ। कोई पौधा बार बार मुरझा रहा है, मतलब पौधा इतना छोटा है कि उसकी जड़ें ज़मीन के इतने नीचे तक नहीं है कि वह ज़मीन के अंदर से पानी को अवशोषित कर सके और अपने आप को बचा सके। इसीलिए हमें क्या करना है कि जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक हमें उस पौधे को क्या करने में, सुबह शाम जैसा भी समय मिले हमें उसे रोज़ पानी देते रहना चाहिए, ताकि वो पौधा जीवित रहे और बाद में वह चल कर के क्या हो जाए, बड़ा बन सके। इसलिए इस तरीके से पाठ में हमें जो है पर्यावरण की रक्षा से संबंधित बताया गया है और हमें क्या करना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और पर्यावरण को हमें बचाना है। क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं और पर्यावरण नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, बराबर। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, एक अच्छा पर्यावरण देने के लिए हमें पर्यावरण को बचाना है और उनकी रक्षा करनी है। ओके, धन्यवाद।